कुंती सुबह सुबह अपने बेटे जग्गू को ताना दे रही होती है क्योंकि जग्गू किसी काम का नहीं था। पूरे दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमने और भूख लगने पर घर आकर खाना खाना, बस यही उसकी छोटी सी जिंदगी का हिस्सा था। लग गई तुझे भूख? जब तू पूरे दिन अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमता है तो उनसे ही कुछ खाने पीने के लिए मांग लिया करना। मैं भी तो देखूं तुझे कितने दिन तक कौन खिला लेता है। माँ, मुझे अभी ताने की जरूरत नहीं है, बल्कि खाने की जरूरत है। जल्दी से खाना दे दो ना, भूख लगी है। तुझमें जरा भी शर्म बची है? तेरी बूढ़ी माँ गांव के मुखिया के खेतों में काम करके कमा कर लाती है और तू सारा दिन बस मुफ्त की रोटियां तोड़ता रहता है। अगर तुझमें थोड़ी भी शर्म बची है तो तू अपनी बूढ़ी माँ पर तरस खाकर थोड़ा काम धंधा कर ले। हाँ ठीक है माँ, मैं काम करूँगा, ठीक है। वैसे माँ, हर समय शादी की धमकी देनी जरूरी है क्या? अरे मुझे नहीं करनी है शादी, आप तो जानती हो ना। हमारे गांव का राजू कितना अच्छा था पहले, अब शादी के बाद देखो बेचारा पैसा कमाने में लगा हुआ है, कभी हमसे मिलने तक नहीं आता। कुंती अपने बेटे जग्गू को ताना देते हुए खाना निकालकर उसे दे देती है। अच्छी बात है कि वो तुझसे मिलने नहीं आता। तुम जैसे आवारा से मिलकर करेगा भी क्या? बेचारे को कम से कम शादी के बाद अपनी जिम्मेदारी तो समझ में आ गई। हाँ माँ, मैं समझ चुका हूँ कि आपका जो बेटा है ना वो नालायक है। जब मुझ पे ना जिम्मेदारी आएगी ना तो मैं काम धंधा करूंगा, उससे पहले कुछ नहीं करूंगा। अरे बेवजह टेंशन लेती रहती हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है माँ। खाना खाने के बाद जग्गू थाली में ही हाथ धोता है और फिर से बाहर अपने आवारा दोस्तों के साथ निकल जाता है। इधर कुंती घर का काम करने के बाद मुखिया के खेतों में काम करके दिन का जो भी पैसा कमा कर लाती थी उससे घर का राशन ले आया करती थी और उसी से अपना और अपने इकलौते आवारा बेटी का पेट पाल रही थी। एक रोज जग्गू अपने आवारा दोस्तों के साथ घूम रहा होता है कि तभी जग्गू की पड़ोसन विमला जग्गू से आकर कहती है, अरे जग्गू जल्दी चल, कुंती की तबीयत खराब हो गई है, उसे जल्दी से अस्पताल ले जाना है। और तू है कि यहाँ आवारा दोस्तों के साथ घूमने लगा है। क्या क्या हुआ माँ को? सुबह तो ठीक थी, अचानक से क्या हो गया? इतना कहकर जग्गू जल्दी से अपनी माँ के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ को लकवा मार गया है। डॉक्टर ने उसकी माँ को घर ले जाने के लिए कह दिया था। अब जग्गू अपनी माँ को लेकर जाता है और अपनी माँ के सामने फूट फूट कर रोता है। माँ, ये क्या हो गया आपको? माँ, ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर मैं आपका ध्यान रखता, घर की जिम्मेदारी उठाता तो आपको काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आप बिल्कुल ठीक होती माँ। लेकिन माँ, आपका बेटा पूरी जिंदगी आपका ध्यान रखेगा, आपको कुछ भी अब नहीं करना है, सब कुछ मैं करूँगा। मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। डॉक्टर ने भी कहा है कि दवा चलेगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन मेरे बीमारी तक तुझे घर संभालना पड़ेगा। माँ, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, बस आप समय पे दवा लेती रहो। मुझे पता है तू घर संभाल लेगा, लेकिन मेरी एक और इच्छा है, उसे तुझे जल्दी पूरा करना होगा। मैं चाहती हूँ तू शादी कर ले और शादी के साथ अपनी पत्नी, अपनी माँ और घर की जिम्मेदारी संभाल ले। माँ, इस समय सबसे ज्यादा मेरे लिए जरूरी आप हो। अब क्या शादी कर रही हो? अरे मुझे नहीं करनी है अभी शादी, मुझे आपकी देखभाल करनी है। माँ, आपकी तबीयत कितनी खराब रहती है। बेटा, मुझे तो ये दिख रहा है कि मैं बस कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। तू अगर अपनी माँ की ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता तो बोल दे। अरे जग्गू, तू भी ना अपनी माँ को परेशान करने में लगा है। कर लेगा कुंती ये शादी, और तेरे बेटे के लिए मैंने अच्छी सी लड़की देख रखी है। तू कहे तो मंदिर में चटमंगनी पटव्या करवा दूं। और होता भी ऐसा ही है। विमला अपने पसंद की लड़की से जग्गू की शादी करवा देती है। शादी के बाद जग्गू पर अपनी माँ और पत्नी और घर की जिम्मेदारियां आ चुकी थी। ऐसे में जग्गू अब काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगता है। लेकिन एक रोज जग्गू को शहर किसी काम से जाना होता है तो वहाँ जग्गू कुछ लड़कियों को मोमोज खाता हुआ देखता है तो सोचता है कि क्यों ना वो मोमोज की दुकान लगाए। और ये बात वो घर आकर पत्नी से कहता है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी ना मोमोज की दुकान खोल लेता हूँ। शहर में गया था ना तो सबको मोमोज खाते हुए देखा, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं भी मोमोज की दुकान खोलूं, क्योंकि हमारे गांव में लोगों को मोमोज बहुत पसंद आएंगे और हमारी कमाई भी कुछ ज्यादा हो जाएगी। सोचा तो आपने अच्छा है, लेकिन क्या गांव में ये दुकान चलेगी भी, ये सोचा है आपने? हाँ, जरूर चलेगी, तुम देख लेना। और अगर नहीं चली तो कोई दूसरा काम करेंगे, लेकिन एक बार शुरू करके तो देखते हैं ना, क्या पता चल जाए। इतना बुरा मत सोचा करो। जग्गू भी गांव की मुखिया से कुछ पैसे उधार लेकर चिकन मोमोज की दुकान लगाता है। पहले और दूसरे दिन तो लोगों को मोमोज के बारे में जानने में लग जाता है। और तो और लोग पहले से मोमोज के बारे में जानते थे। वह तो चिकन मोमोज स्वाद लेकर खाते हैं। एक रोज पूजा अपने पति जग्गू से कहती है।
सुनिए जी, अब हमारे चिकन मोमोज की दुकान अच्छी खासी चल रही है। मैं क्या कहती हूँ, हमें चिकन पर पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। गांव में हर दूसरे तीसरे घर में मुर्गियाँ तो है ही। एक दिन एक घर से मुर्गियाँ चुराई जाएं तो पूरे दिन का काम चल जाएगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इतनी अच्छी खासी दुकान चल रही है, क्यों बिठाना चाहती दुकान को? अरे मैं तो आपसे कह रही हूँ, थोड़े बहुत पैसे अगर नहीं बचाए तो आप जानते हैं माँ जी के इलाज के कितने पैसे लग रहे हैं। देखो, पहली बात तो ये कि मुझे चोरी वोरी नहीं आती है, और दूसरी बात, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा नाम खराब हो और मेरी दुकान पे कोई भी आँच आए। इसलिए ना तुम मुझसे उम्मीद मत रखो। माफ करो मुझसे नहीं होने वाला ये सब। देखो, मैं अपने गांव में चोरी के लिए ही बदनाम थी, तभी तो विमला काकी ने मुझे आप जैसे शरीफ के साथ ब्याह कर दिया। वरना अगर मैं किसी और के घर जाती तो क्या लगता है आपको मेरा गुजारा हो पाता? क्या कहा तुमने? तुम अपने गांव में चोरनी थी? हे भगवान, इस विमला काकी को क्या दुश्मनी थी मुझसे जो एक चोरनी के साथ शादी करवा दी मेरी? जरा जुबान संभाल कर बोलिए। पहले करती थी मैं चोरी, अब नहीं। पूजा अपने पति जग्गू के दिमाग में चोरी की बात तो डाल देती है। अब देर रात पूजा सबसे पहले चोरी अपने पड़ोसन विमला के घर करती है और उसके घर से पूजा 2 मुर्गियां उठा लाती है। तुम्हें मैंने एक ही मुर्गी एक घर से चोरी करने के लिए कहा था और तुम 2 मुर्गियां उठा लाई। चोरी की तो की, लेकिन विमला काकी के घर में कर दी चोरी। अरे उन्हें तो छोड़ देती। चोरी के मामले में किसी पर दया नहीं खाती मैं। अब ये मुर्गियां 2 दिनों का बंदोबस्त है, तीसरे दिन फिर चोरी होगी। जग्गू भी अपनी पत्नी के बहकावे में आ चुका था और गांव में लगातार पूजा मुर्गियों की चोरी करके चिकन मोमोज बनाने लगती थी। लेकिन एक रोज गांव की झुमरी पूजा को मुर्गियां चोरी करते हुए पकड़ लेती है और गांव में शोर मचा देती है। गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं और पूजा को देख जग्गू को बुलाया जाता है। अब समझ में आया कि मोमोज के अंदर चिकन डालने के लिए कहाँ से आता है। एक तरफ चिकन मोमोज बेचकर खूब पैसे कमा रहे हो, वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी पत्नी मुर्गियां चोरी कर रही है। तुम्हें कहा था मैंने कि चोरी चकारी मत करो, खुद तो फंसोगी, मुझे भी फंसवा दोगी। अरे झुमरी काकी, माफ कर दो। मेरी पत्नी को ना चोरी करने की आदत हो चुकी है। अब ये आदत इसकी बीमारी बन चुकी है। अगर ये चोरी नहीं करती ना तो बीमार पड़ जाती है। ये कौन सी बीमारी हुई इसे चोरी करने की? ऐसे लोगों को हमारे गांव में रहने का कोई हक भी नहीं है। कल को इसकी बीमारी बढ़ गई तो हमें भी लूट के भाग जाएगी ये। अरे नहीं, कम से कम कुंती का ख्याल कर लो। इसे समझा बुझा कर छोड़ दो। अगली बार अगर इसने चोरी की तो इसे और जग्गू को गांव से निकाल देना। हाँ विमला काकी, आप जो कहेंगी ना हम वही करेंगे। मैं पूजा को समझा दूंगा। अगर ये फिर भी नहीं मानी ना तो मैं इसे तलाक दे दूंगा। एक बात बताइए काकी, ये सब तो आपका ही किया धरा है ना? आपने क्यों चोरनी से शादी करवा दी मेरी? अरे इस चोरनी का कहीं और गुजारा नहीं होता, इसलिए मैंने इसे तेरे घर में ही पटक दिया। जहाँ जग्गू की दुकान अच्छी खासी चल रही थी, वहीं जग्गू की पत्नी के मन में लालच आता है और वह गांव के घरों से मुर्गियां चुराकर चिकन मोमो से दुकान को चलाने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, बुराई का अंत देर से ही सही, लेकिन होता जरूर है। और एक दिन पूजा पकड़ी जाती है और उसे हिदायत देकर गांव वाले तो छोड़ देते हैं। लेकिन उस दिन के बाद से जग्गू की चिकन मोमोज की दुकान बंद हो जाती है। रज्जू के पति की तबीयत खराब होने के कारण सारी जिम्मेदारी अब रज्जू के कंधों पर आ गई थी। अब सब कुछ रज्जू ही संभालती थी। घर चलाने के लिए रज्जू चूड़ियां बेचने का काम करती थी ताकि उसके घर में मदद हो जाए। एक दिन कड़ी धूप में वो सर पर चूड़ियों की टोकरी लिए आवाज लगाते हुए कहती है, चूड़ियाँ ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, नए डिजाइन की सुहागन वाली चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ ले लो। ये कहते हुए वो एक घर के पास से गुजरती है। तभी उस घर से एक औरत उसे आवाज देकर कहती है, ओ चूड़ी वाली बहन, इधर तो आ जरा, देखो तो सही कैसी चूड़ियाँ है तेरे पास। हाँ बहन, क्यों नहीं, देखो देखो, देखने में पैसा थोड़ी ना लगता है। ये बताओ कि तुम्हें कौन सी चूड़ियाँ पसंद हैं? कांच की चूड़ियों में इतने अच्छे डिजाइन, ये तो नए नए डिजाइन आए हैं लगता है। हाँ बताइए ना, अच्छी लग रही हैं तो पहना दूं आपको। हाँ हाँ क्यों नहीं, अच्छी तो बहुत है। तू मुझे ये हरी और लाल का जोड़ा बनाकर पहना दे। अभी पहना देती हूँ। इतना कहकर रज्जू टोकरी से चूड़ियों का जोड़ा बनाने लगती है। तभी कुछ औरतें भी आकर उसकी चूड़ियाँ पसंद करती हैं। सभी औरतें उससे चूड़ियाँ लेकर चली जाती हैं। एक जगह चूड़ियों की बिक्री हो जाने पर वो टोकरी उठाए आगे बढ़ती है। कड़ी धूप होने के कारण प्यास के मारे उसका गला सूखने लगता है। तभी सामने उसे एक पुराना मंदिर दिखाई पड़ता है। थकान और प्यास के मारे वो मंदिर में चली जाती है, जहाँ बैठा पुजारी पाठ कर रहा होता है। तभी वो पुजारी से कहती है, पुजारी जी, थोड़ा पानी मिलेगा, गर्मी के कारण गला सूखा जा रहा है। बेटा बैठो,
पानी पीना है तुमको? अभी लेकर आता हूँ। रज्जू अपनी चूड़ियों की खाली टोकरी को साइड में रखकर माता के सामने हाथ जोड़कर सर झुकाती है तो उसका ध्यान माता की खाली हाथों पर जाता है। सभी चूड़ियों के बिक जाने के कारण टोकरी खाली होती है तो वो अपने हाथ की चूड़ियां निकालकर माता को पहना देती है। तभी पुजारी लोटे में पानी लिए वहाँ आता है तो रज्जू को माता को चूड़ियां पहनाते हुए देखकर कहता है, काली माँ का श्रृंगार कर रही हो बेटा? नहीं पुजारी जी, माँ का श्रृंगार कर सकूं इतनी वस्तुएं नहीं है मेरे पास। गांव गांव घूमकर चूड़ियां बेचती हूँ तो माँ के सूने हाथ मुझसे देखे नहीं गए, इसीलिए माँ को चूड़ियां पहना दी। बहुत थकी हुई लगती हो बेटा, लो पानी पी लो। हाँ, वो इतनी धूप हो रही है ना, इस धूप में थकान भी बहुत हो जाती है। हाँ बेटा, थकान तो तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिख रही है। कोई बात नहीं, तुम पानी पी लो, पानी पियोगी तो अच्छा लगेगा। रज्जू पानी लाकर पीने लगती है। वो पानी पीकर रज्जू एकदम तरोताजा महसूस करने लगती है। कुछ देर बाद पुजारी से बात करने के बाद उसे पता चलता है कि वो काली माँ का बहुत पुराना मंदिर है। गांव के इलाके से दूर होने के कारण कोई श्रद्धालु वहाँ पूजा करने नहीं आता। आप चिंता मत कीजिए पुजारी जी, मैं यहाँ शाम के समय रोज काली माँ के दर्शन करने के लिए आया करूँगी। साथ ही उनका श्रृंगार अब से मैं ही किया करूँगी। काली माँ के दर्शन कर मन को बड़ी शांति मिलती है और यहाँ पानी पीकर सूखा गला और मन दोनों ही तृप्त हो गया। हे काली माँ, तुम अपनी कृपा इस बच्ची पे बनाए रखना। अच्छा पुजारी जी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर रज्जू टोकरी उठाए घर की ओर चल पड़ती है। कुछ देर में जब वो घर पहुंचती है तो चूड़ियों की बिक्री के कमाए पैसे अपनी सास के हाथ में दे देती है। तभी उसकी सास मनोरमा उसके सूने हाथ देखकर कहती है, अरे बहू, टोकरी की चूड़िया के साथ साथ अपने हाथ की चूड़िया भी बेच के आ गई क्या? नहीं सासू माँ, वो आज मैं काली माँ के मंदिर पहुँच गई थी। पर वो तो बहुत दूर है। बहुत इतनी दूर भला तू कैसे पहुँच गई? पता नहीं सासू माँ, वैसे वो काली माँ का मंदिर बहुत शांत जगह पर है। माँ के दर्शन करने से मन को बहुत शांति मिल रही थी। ये पैसे लीजिए, मैं हाथ मुंह धोकर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। इतना कहकर रज्जू रसोई में चली जाती है। अगले दिन रज्जू खाली टोकरी लिए चूड़ी कारीगर के पास जाकर थोक के भाव में चूड़ियाँ खरीदती है और गांव में उन्हें बेचने के लिए निकल जाया करती थी। लेकिन उस दिन उसकी चूड़ियों की बिल्कुल भी बिक्री नहीं होती। काली माँ की मूर्ति को देखते ही वो चूड़ियों की टोकरी से सुंदर कांच की चूड़ियाँ निकालकर माँ को पहना देती है और उनकी भक्ति में लीन हो जाती है। ऐसे ही समय बीतता है। ऐसे ही कभी एक दो ग्राहक चूड़ियाँ खरीद लिया करते थे। एक शाम को जब वो मंदिर से लौटती है तो उसकी सास कहती है, आज भी चूड़ियों की बिक्री नहीं हुई। ऐसे ही रहा तो घर खर्च और दीपक की दवाई के पैसे कहाँ से आएंगे? सासू माँ, मुझे भी कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। चूड़ियाँ बेचने के अलावा मुझे कोई काम भी तो नहीं आता है। बहू, जब तक दीपक ठीक नहीं हो जाता तुझे हिम्मत करनी ही होगी। वो पड़ोसन कमला बता रही थी कि बाजार में लोगों की बहुत भीड़ होती है। उसका बेटा भी वही मिठाई की दुकान चलाता है। मैं तो कहती हूँ टोकरी लेकर गांव गांव भटकने से अच्छा तू भी बाजार में चूड़ियाँ बेचना शुरू कर दे। आप सही कह रही हो। एक दिन उसके पति की तबीयत ज्यादा खराब हो जाती है जिसके कारण उसे पास के ही अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है। वो अपने पति के पास बैठी रो रही होती है कि तभी मैं तुम्हारी जिंदगी के लिए बोझ बनता जा रहा हूँ ना। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सब ठीक हो जाएगा, माता रानी पर भरोसा रखिए। अब तो हम गरीब को माँ का ही सहारा है। डॉक्टर कह रहे थे कुछ और जांच करनी बाकी है, इसीलिए अस्पताल में कुछ दिन रखेंगे दीपक को। पर अस्पताल का खर्चा और मेरी इतनी दवाइयों का बोझ ये अकेले कैसे सहेगी माँ? मैंने कहा ना आपसे कि ज्यादा मत सोचिए, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सासू माँ, आप इनका ध्यान रखिए, मैं पैसे का इंतजाम करती हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और गांव के जमींदार से उधार पैसे लेकर अस्पताल का बिल भरती है। और कुछ दिनों में दीपक अस्पताल से घर आ जाता है। चूड़ियाँ बेचने जाती उसकी कांच की मामूली चूड़ियों की बिक्री होते देख उसके सामने वाली दुकान का पप्पू बड़ा जला करता था। ना जाने कहां कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं। जब से ये चूड़ी वाली बाजार में आई है मेरे ग्राहक आधे हो गए हैं। आज चूड़ी का टोकरा लाई है। ऐसे धीरे धीरे कहीं ये चूड़ी की दुकान ना खोल ले। इसको तो बाजार से चलता करना होगा। अगले ही दिन जब रज्जू चूड़ियाँ लेकर बाजार जा रही होती है
तो पप्पू जानबूझकर उससे टकरा जाता है और धक्का लगने से रज्जू की चूड़ियों की टोकरी नीचे गिर जाती है और सारी कांच की चूड़ियां चूर चूर हो जाती हैं। ओहो बहन जी माफ करना, गलती से धक्का लग गया। भाई साहब, आपको देखकर चलना चाहिए था ना। आपकी वजह से मेरी चूड़ियों का इतना नुकसान हो गया। अब मैं बेचारी रज्जू टूटी कांच की चूड़ियों को जैसे ही टोकरी में उठा के रखने लगती है, उसके हाथ में कांच चुभ जाता है और वो रोते रोते काली माँ के मंदिर पहुँचती है और हाथ जोड़कर माँ के सामने रोते हुए कहती है, माँ मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहनाने के लिए चूड़ियाँ नहीं ला पाई और मुझे आने में भी देर हो गई। एक आपके ही द्वार में आकर तो मुझे अच्छा महसूस होता है, वरना मुझ गरीब की जिंदगी में तो कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हर तरफ बस निराशा ही भरी हुई है। काली माँ के सामने रोते रोते थकान के मारे उसकी आंख लग जाती है। कुछ देर में जब वो जागती है तो देखती है कि उसकी टोकरी टूटी चूड़ियों से नहीं बल्कि रंग बिरंगी सही सलामत चूड़ियों से भरी होती है। साथ ही कांच चुभने से उसके हाथ में लगा घाव भी भर चुका होता है। ये सब देख वो हैरान हो जाती है। तभी काली माँ की मूर्ति से एक तेज प्रकाश उसकी ओर चमकता है तो वो समझ जाती है कि ये सब काली माँ की कृपा से हुआ है। तभी पुजारी वहाँ आता है। अरे बेटा, तुम अभी तक यहीं हो? अपने घर नहीं जाना क्या तुम्हें? जाओ थोड़ा आराम करो, काली माँ के भी विश्राम का समय हो गया है। काली माँ आप धन्य हैं, सच में आप धन्य हैं। आपने मुझ गरीब चूड़ी वाली की झोली भर दी। आपकी महिमा अपरंपार है माँ। जय माँ काली, जय जय माँ काली। इतना कहकर वो काली माँ के चरणों में शीश झुकाती है और टोकरी लेकर घर पहुँचती है तो देखती है कि उसके पति की तबीयत में एकाएक सुधार होता है। समय बीतता है और अब वो गांव-गांव चूड़ी बेचना छोड़कर एक बड़ी सी चूड़ी की दुकान पर काम करने लगती है। कोकिला की बहू चंदा गांव की थी और चंदा की शादी को भी कुछ ही महीने बीते थे। ऐसे में कोकिला अपनी गांव की बहू को शहर के तौर तरीके सिखा रही थी। एक रोज हॉल में एसी चल रहा होता है, तभी चंदा अपनी सास कोकिला को चाय देने आती है। अरे बहू, खाना बना भी या नहीं? हाँ माँ जी, खाना तो बन चुका है, लेकिन आपने पहले चाय मांगी थी ना, मैं चाय लेके आई हूँ। ठीक है, रख दे इसे, मैं पी लूंगी इसे थोड़ी देर में। हाय राम माँ जी, यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा कैसे आ रही है? क्योंकि यहाँ पर एसी चल रहा है, इसलिए पूरा रूम ठंडा हो रखा है। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी देर भी रही ना, मुझे स्वेटर पहनने की जरूरत पड़ जाएगी। मैं चलती हूँ यहाँ से। इतना कहने के बाद चंदा वहाँ से चली जाती है। अब कोकिला अपनी बहू की बात सुनकर खुद से कहती है, ये भी कैसी गवार है। यहाँ गर्मी में लोगों का बुरा हाल है और ये कह रही है एसी में सर्दी लग रही है। गवार कहीं की। कोकिला ये बोल ही रही होती है, तभी उसकी पड़ोसन विमला का उसके घर आना होता है और विमला आते ही हाय गर्मी करने लगती है। अरे कोकिला, तेरे घर में तो एसी भी है और तेरे घर तो स्वर्ग लग रहा है। अरे मेरे दिल को तो बहुत करार आ गया। मैं यहीं रह जाऊं क्या? अरे सारा पैसा मरने के बाद अपने साथ लेकर जाएगी क्या? क्यों नहीं लगवाती अपने घर में एसी? इस गर्मी में तो बिना एसी के मौत आ जाएगी। अरे नहीं, अगर मैंने एसी लगवा दिया ना घर में, तब मेरे घर के निकम्मे काम धंधा छोड़कर पूरे दिन घर में ही पड़े रहेंगे। और मेरे घर में तो एसी होते हुए भी किसी को खुशी नहीं होती। यहाँ तक कि मेरी बहू को तो एसी में स्वेटर पहनने का मन करता है। अब तू ही बता, मैं इसका क्या करूँ? इसे तो सुख का भी सुख नहीं पता। लेकिन ऐसा क्यों? तेरी बहू को एसी से एलर्जी है क्या, जो वो स्वेटर पहनने का मन बनाती है बार बार? अच्छा, तेरी बहू गांव से है ना, इसलिए एसी का शौक नहीं होगा उसे। विमला और कोकिला बात कर ही रहे होते हैं, तभी वहाँ चंदा का आना होता है। माँ जी, मैंने घर का सारा काम कर दिया है, अब मैं नहाने जा रही हूँ। आपको कोई जरूरत हो तो आवाज लगा देना मुझे। नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है और लगता नहीं है कि आज मैं नहाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आज घर में गर्मी नहीं लग रही। हाँ, सच में तेरा घर कितना अच्छा है, पूरा ठंडा है। अरे तभी तो कह रही हूँ, तू भी लगवा ले एसी अपने घर में, और घर में भी रहेगी तो तुझे गर्मी नहीं लगेगी। हाँ, ठीक है, आज ही मैं अपने बेटे से बात करती हूँ। जहाँ एक तरफ पूरा परिवार हॉल में बैठा एसी का लुत्फ उठा रहा था, वही चंदा अपने कमरे में पंखे के नीचे बैठी होती है। और जब कोकिला देर शाम चंदा के कमरे में जाती है तो चंदा के कमरे से कोकिला को बहुत गर्मी का एहसास होता है। अरे चंदा बहू, तूने तो कमरे में आग लगा रखी है, तुझे गर्मी नहीं लगती क्या? किस मोटी चमड़ी की बनी है तू? अरे माँ जी, आपने मुझे आवाज लगा दी होती, मैं खुद आ जाती। आपको पता है ना, मुझे कूलर, एसी और पंखे की आदत नहीं है। अरे देख कितनी गर्मी है,
तुझे घमोरी उल्टी 10 लग सकते हैं। चल जल्दी से पंखे चला, या फिर मेरे साथ बाहर चल, एसी की हवा पे बैठ जा। बिल्कुल भी नहीं माँ जी, ये गर्मी कोई गर्मी है। मैं तो इस दोपहर में ना गांव में ना भैंस चलाने जाती थी। मुझे इन सब की आदत बिल्कुल भी नहीं है। मैं पेड़ के नीचे ठंडी हवा का शौक लेती थी, लेकिन एसी वेसी का शौक नहीं है मुझे। अरे बाप रे बाप, क्या बहू पाई है मैंने। बहू सच में तू तो महान है। गांव के लोगों को भी गर्मी लगती है, लेकिन तुझे गर्मी नहीं लगती। यही मुझे समझ में नहीं आ रहा। कोकिला अपनी बहू को एसी, पंखे, कूलर की हवा में रहने के लिए कहते कहते थक जाती है, लेकिन चंदा को अपनी सास की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसे सच में इन सब चीजों की आदत नहीं थी। एक रोज चंदा देर शाम बाजार जाती है अपनी सास और विमला के साथ। अरे विमला, कितनी गर्मी हो रही है, जल्दी से सामान खरीद कर घर चल, वरना तो मुझे गर्मी में चक्कर आने वाला है। अरे माँ जी, ये गर्मी कोई गर्मी है। इतनी गर्मी तो सबको सहन करनी चाहिए, वरना शरीर कमजोर हो जाता है। हमें उल्टी, दस्त और गर्मी से तरह तरह की बीमारियां होने लग जाती है। अरे कोकिला कुछ भी बोल, लेकिन तेरी बहू का तो जवाब ही नहीं है। इतनी गर्मी में ये गर्मी की तारीफ कर रही है। गर्मी भी बेचारे शर्मा कर चला ही जाएगा। मेरी तो हालत खराब हो रही है। कहीं ठंडा पानी है तो लेकर आ, वरना मुझसे तो 2 कदम भी नहीं चला जाएगा। अब तेरे लिए फ्रिज का पानी कहाँ से ढूंढूं? रुक, दुकान से खरीद कर लाती हूँ। तुझे लाना तो बेकार ही रहा। शाम का समय है, सूरज ढल चुका है, फिर भी तुझे इतनी गर्मी लग रही है। अगर तू दोपहर के समय आती तो क्या ही होता। अरे बातें बनाना बंद कर और ठंडा पानी लेकर आ, मेरे मुंह पे मार, नहीं तो मैं घर चली जाऊंगी। माँ जी, अब गर्मी गर्मी करोगी तो गर्मी तो लगेगी ही। अब गर्मी भूल के ना काम पे ध्यान दीजिए। अरे बहू, तुझे गर्मी नहीं लगती तो क्या मुझे भी गर्मी नहीं लगेगी? अब कोकिला के लिए विमला पास की दुकान से पानी की बोतल लेकर आती है और कोकिला भी उस पानी को पीकर कहती है, अरे मेरी इस गर्मी में हालत खराब हो रही है। अच्छा होगा कि हम जल्दी से घर चलें। बहू तुझे तेरी गर्मी मुबारक। हम घर चलें क्या? आधे घंटे की बात है, अब आए हैं तो सामान लेके ही चलेंगे। सच बताऊं तो तेरी बहू किसी दिन तुझे मरवा कर ही रहेगी। उसे खुद तो गर्मी लगती नहीं है, लेकिन किसी की परवाह भी नहीं करती वो। अब कुछ देर बाद सामान खरीदकर जब सभी घर जाते हैं, सबसे पहले कोकिला एसी चलाकर बैठ जाती है और ठंडी ठंडी हवा खाकर अपनी बहू से कहती है, हाय गर्मी, बहू मानना पड़ेगा, तू न जाने किस मिट्टी की बनी है। अगर गाँव के लोग ऐसे होते हैं तो सच में उन्हें सलाम है। माँ जी, आप बताइए, गांव के लोगों को किसी को एसी पे बैठे हुए देखा है? गांव के लोग सभी काम करना पसंद करते हैं। अगर वो ठंडी ठंडी हवा में बैठेंगी तो आलसी ना हो जाएंगे। तेरा कहना तो सही है, तभी तो गांव के लोग कितने मेहनती होते हैं। दिन रात मेहनत करने के बाद भी उनके मुंह से ये नहीं निकलता कि आज थक चुके हैं वो। वही तो माँ जी, दिन भर खेतों में काम करने के बाद, गाय भैंसों को चारा खिलाने के बाद, उनकी सेवा करने के बाद अब वो लोग इधर उधर घूमने लगते हैं और वो खुश रहते हैं। तो सच में गर्मी कहाँ लगती है। और गांव में पेड़ पौधे भी तो कितने होते हैं, उसकी ठंडी ठंडी हवा, लोगों को गर्मी का एहसास भी नहीं होता वहाँ पे। तभी तो कहती हूँ माँ जी, मुझे गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगती। अगर मुझे गर्मी लगेगी तभी मैं खुद आपके पास आके बैठ जाऊंगी। मुझे इन सब चीजों की आदत बिल्कुल भी नहीं है। बहू तेरी ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि तू कभी भी ये नहीं कहती कि मुझे गर्मी लग रही है। और ये अच्छा भी है कि तेरे काम के बीच में गर्मी नहीं आएगी। दोनों सास बहू आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी विमला का आना होता है और वो आते ही कोकिला से कहती है, अरे कोकिला, कितनी गर्मी है। अब तो तू मुझे यहीं रहने के लिए बोल दे रात में तेरे घर पे। अपने घर जाऊंगी तो मर जाऊंगी गर्मी से ही। हाय, ये गर्मी किसी दिन मेरी जान लेकर ही मानेगी। अरे शांत हो जा और बैठ जा। मैंने कौन सा तुझे यहाँ आने से मना किया है? हाँ, ये भी तूने सही कहा। तूने मुझे यहाँ आने से कभी भी मना नहीं किया। सच में तू बहुत अच्छी है। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो मैं मरी ही जाती, जैसे यहाँ आकर मुझे जन्नत ही मिल गई हो। अरे बाप रे। कोकिला और विमला यानी शहर के लोगों को बेशक गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही हो, लेकिन चंदा जो गांव की थी वो तो बिना एसी, पंखे और कूलर के भी रहना पसंद करती थी। उसे लाइट जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और कोकिला को ये सब देख के बहुत हैरानी हो रही थी। लेकिन उसे भी ये बात पता थी
गांव के लोग कितने मेहनती होते हैं और गांव के लोग अपनी इसी मेहनत से जाने भी जाते हैं। एक दिन रोहन अपनी सास करुणा के साथ कार में बैठा था, तभी ट्रैफिक लग जाता है और इसी बीच रोहन का दोस्त अरुण अपनी बाइक से रोहन की कार के बगल में अपनी बाइक लेकर खड़ा था। जैसे ही अरुण की नजर रोहन की सास करुणा पर जाती है, अरुण तुरंत रोहन को फोन करता है। अरे यार, तू बेबी तो बहुत सुंदर है। सच में भाभी तो बहुत सुंदर है। अबे साले, तेरा दिमाग खराब हो चुका है क्या? वो पत्नी नहीं, सास है मेरी। अब क्या बात कर रहा है भाई, तेरी सास है ये? अरे एकदम पटाखा है पटाखा। अब जब तेरी सास ऐसी है तो बेबी तो हुस्न की परी ही होगी। अबे साले, बकवास बंद कर। सास है वो मेरी, माँ समान है। अबे यार, ऐसी गजब सास तो मैंने कहीं देखी भी नहीं है। सुंदरता के साथ साथ पर्सनैलिटी भी है, वो भी एकदम मस्त। ऐसा लग रहा है ना कोई 22 साल की लड़की को घुमा रहा है तू। अरे चलो अपनी बकवास बंद करो, ट्रैफिक खुल चुका है। ऐसे ही थोड़ी देर बाद करुणा को भूख लग जाती है। रोहन अपनी सास को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है, जहाँ दोनों बैठकर लंच करते हैं। तभी वहाँ पर विहान नाम का एक लड़का आ जाता है और रिहान, करुणा और रोहन की 1-2 फोटो खींचकर रोहन की बीवी परी को भेज देता है और उसे फोन करके कहता है, देख परी, देख, तेरा पति ना किसी लड़की के साथ बैठा हुआ है। अरे पागल, ये कोई लड़की नहीं है, मेरी माँ है। क्या बात कर रही है तू? ये तेरी माँ है? अरे वाह, तेरी माँ तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल जवान लग रही है। अरे ये मेरी सौतेली माँ है। मेरी माँ तो मुझे छोड़ के बचपन में ही चली गई थी। अच्छा, तभी तो मैं सोचूं कि तेरी माँ इतनी जवान कैसे है। अरे यार, मैंने तुझे कहा था ना कि मेरे पति पे नजर रख कि वो किस लड़की के साथ घूमता फिरता है, और तू है कि मेरी माँ के ही पीछे पड़ गया है। यार, अब समझ में आया, तेरा पति पूरे दिन तेरी माँ के साथ घूमता क्यों है। जब सास इतनी हॉट हो ना तो दामाद का दिल तो आ ही जाएगा। देख विहान, अपनी जुबान संभाल के बात कर। वो मेरी माँ है और अपनी माँ के बारे में मैं ऐसा कुछ भी नहीं सुनूंगी। यार, तू ना मेरी ना बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए ना तेरे को समझा रहा हूँ। देख, तेरी माँ ना इतनी हॉट है और ना सौतेली माँ है, क्या पता दामाद और सास के बीच में कुछ हो जाए, इसलिए कह रहा हूँ ना, ध्यान दे, नजर रख उन पर। रिहान की बातों से परी के मन में शक पैदा हो गया था। ऐसे एक दिन रोहन 2 दिन की ट्रिप के लिए ऋषिकेश जा रहा था। रोहन अपने साथ अपनी बीवी और सास को ले जाने के बारे में सोचता है। तभी परी अपने पति से कहती है, अरे तुम ऋषिकेश क्यों जा रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। बहुत दिनों से हम कहीं घूमने भी नहीं गए हैं साथ में। हाँ परी, तुम कह तो सही रही हो। हम वैसे बहुत समय से कहीं गए नहीं है। एक काम करते हैं, हम चलते हैं और मॉम को भी ले चलते हैं। हाँ रोहन, मुझे भी ऋषिकेश जाना है, बहुत अच्छी जगह है वो। परी को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से को छुपाते हुए बोलती है, अच्छा तो एक काम करते हैं, मम्मी तुम रोहन के साथ चली जाओ, मैं कभी और चली जाऊंगी। मेरे दिमाग से निकल ही गया था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे है और मुझे उनके साथ रहना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मॉम के साथ चला जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, और किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे कॉल कर देना। अब क्या था, रोहन अपनी सास करुणा के साथ ट्रिप के लिए निकल जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ परी बनी ही मन में गुस्से में आग बबूला हो जाती है। ऐसे ही जब दोनों सास दामाद ट्रिप की पिक्चर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो उनकी जोड़ी देखकर हर कोई उनकी तारीफ करता है। तभी परी की दोस्त ज्योति उसे फोन करती है, क्या बात है परी, तेरा पति किस हुस्न की परी के साथ ऋषिकेश में घूम रहा है। दोनों की जोड़ी तो कमाल लग रही है। पता नहीं कहाँ से तेरी शादी रोहन से हो गई। ये क्या है, तेरा दिमाग तो ठीक है ना ज्योति? तो क्यों मेरे जले पे नमक छिड़कती रहती है? तुझे तो अच्छे से पता है ना कि मेरा पति मेरी माँ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, क्योंकि उसे बीवी से ज्यादा उसकी माँ में इंटरेस्ट है। अरे यार, मैं तो मजाक कर रही थी, पर कुछ भी बोलो, मजाक से हटकर तुझे एक बात बताती हूँ। तेरी माँ ना किसी हीरोइन से कम नहीं लगती है। अरे अभी भी तेरी माँ बहुत यंग है यार। तेरी माँ को देखकर अच्छे अच्छे की नीयत बदल सकती है। ये तेरा पति क्या चीज है। मेरी बात मान तो अपने पति को ना अपनी माँ से दूर रखा कर। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन तेरी माँ ही तेरी सौतन बन जाए। यार ज्योति प्लीज ऐसी बातें मत कर। वैसे ही मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। जब एक बेटी का घर तोड़ने वाले उसकी माँ ही हो ना, तो तुझे पता है कितना गुस्सा आएगा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। इसकी शिकायत मैं किससे करूँ? मेरी माँ ही मेरी सौतन बनी फिर रही है। इस उम्र में भी उनको जवानी चढ़ रही है। परी बहुत गुस्से में थी और वो गुस्से में अपनी फोन का फ्रेंड कट कर देती है। ऐसे ही 2 दिन बाद रोहन और करुणा ट्रिप से घर वापस आ जाते हैं। घर आते ही दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। रोहन अपनी सास से बोलता है, वैसे कुछ भी कहो मॉम, आपके साथ ना मजा आता है। नेक्स्ट टाइम ना हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो रोहन, अभी से प्लान करना शुरू कर दो।
क्योंकि बाद में अचानक से प्लान करना और जाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब तक मैं जी भर के शॉपिंग न कर लूं, तब तक मुझे किसी भी ट्रिप पर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी वहाँ पर परी आ जाती है और परी अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, अब ना ट्रिप वगैरह ना बंद करो, आप ना तीर्थ यात्रा की तैयारी करो। वैसे भी आपको तो अपनी बेटी दामाद को साथ में भेजना चाहिए, पर आप हो कि यहाँ अपनी बेटी को हटाकर खुद ही दामाद के साथ भागी फिर रही हो। अब मेरी सास है इतनी कूल, लोगों को पता नहीं चलता है ये मेरी सास है या फिर मेरी कोई खास है। इतना बोलकर रोहन अपनी सास के कंधे पर हाथ रख देता है। दोनों हंस हंस कर परी से बातें कर रहे थे, लेकिन परी अपनी माँ से ही मन में जल रही होती है। वैसे शक तो मुझे पहले से ही था आप दोनों पे, पर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मुझे ऐसा लगता था कि एक माँ बेटे का रिश्ता है आप दोनों के बीच में, पर मैं तो गलत साबित हो गई। यहाँ तो मेरे ही अपने धोखेबाज निकले। परी, तू ये कैसी बातें कर रही है बेटा? आखिर क्या चल रहा है तेरे दिमाग के अंदर? क्या चलेगा माँ, आपको तो माँ कहने में मुझे शर्म आती है। अपनी ही बेटी का घर तोड़ने चली हो। अरे आपको इस उम्र में तो जवानी चढ़ गई है क्या? अगर आपको अपनी जवानी दिखाने का इतना ही शौक है ना, कहीं और जाके दिखाओ, मेरा घर तोड़ने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी बेटी के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर करुणा की आंखें छलक उठती हैं। तभी रोहन गुस्से में परी को खींचकर एक थप्पड़ मारता है और उसे बोलता है, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या ऐसी बात करते हुए? अरे वो मेरी माँ समान है, मैं माँ मानता हूँ उनको। और तुम इतनी घटिया बातें कर रही हो, एक माँ बेटे के रिश्ते को ऐसा नाम दे रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जैसा मैं अपनी माँ की इज्जत करता हूँ ना, वैसे तुम्हारी माँ की इज्जत करता हूँ। और तुम्हारी माँ की जगह मेरी माँ होती ना, तो भी मैं ना इसी तरह से बर्ताव करता, समझी तुम? रहने दो रोहन बेटा, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। आखिर हूँ तो मैं सौतेली माँ, तभी तो मेरे साथ परी ने ऐसा किया। अगर मैं खुद परी को जन्म देती तो शायद परी कभी मुझ पर शक न करती। आज मुझे बहुत बुरा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। परी की बातों से करुणा रोहन दोनों को बहुत ठेस पहुंचती है। वो दोनों गुस्से में कहीं चले जाते हैं। परी को अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और वो बार बार अपनी पति और अपनी माँ को फोन कर रही होती है, लेकिन वो दोनों उससे बहुत नाराज हो चुके थे। ऐसी परी धीरे धीरे डिप्रेशन में चली जाती है और उसकी तबीयत खराब हो जाती है। जब रोहन और करुणा को उसके बारे में पता चलता है तो वो दोनों वापस परी के पास आ जाते हैं और उसका इलाज करवाते हैं। धीरे धीरे करुणा और रोहन दोनों मिलकर परी की खूब देखभाल करते हैं और आखिरकार जब परी ठीक हो जाती है तो वो खुद अपनी माँ और पति से माफी मांगती है। हे भगवान, आज मुझे आपने ना बहुत शर्मिंदगी महसूस करवाई है। समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। लोगों की बातों में आकर मैंने ना जाने अपने पति और माँ पे शक कर लिया। अब मैं कैसे उनसे नजरें मिलाऊंगी? रोहन और करुणा दोनों परी को माफ कर देते हैं, लेकिन उनके मन में अभी भी परी की वो कड़वी बातें थी, जिस कारण अब करुणा दोबारा अपने दामाद के साथ वैसा रिश्ता नहीं रखती। डॉक्टर सविता को उसके बच्चे के मरे हुए पैदा होने की खबर देते हैं। ये सुनकर सविता बुरी तरीके से टूट जाती है और रोते हुए बोलती है, क्यों भगवान, क्यों? आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मेरे जीवन से माँ बनने का सुख क्यों ले लिया आपने? क्यों मेरी औलाद को मुझसे छीन लिया भगवान? अंकिता एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। अंकिता 5 साल की थी जब उसे सविता ने अनाथालय से गोद लिया था। सविता की खुद की कोई संतान नहीं थी, साथ ही उसके पति की भी मृत्यु हो चुकी थी, जिसकी वजह से अब अंकिता ही उसकी सब कुछ बन गई थी। एक दिन अंकिता सविता से कहती है, माँ आप मेरी नकली माँ है। मेरी खुद का तो मुझसे कभी लगाव नहीं था, शायद इसलिए मुझे अनाथालय में छोड़ दिया। पर आपने मुझे अपनी सगी माँ, मेरी माँ से भी बढ़कर मुझे प्यार दिया। मैं क्या हूँ? मेरी माँ का क्या नाम था? मैं किसका खून हूँ? कुछ नहीं पता। बस निशानी के नाम पर मेरे गले में ये एक लॉकेट है। बेटा ये तू क्या कह रही है? मेरा जो है तू है, तुमसे बढ़कर कुछ नहीं है। और अब तो तेरी शादी का वक्त आ गया है। अब मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी। मुझे आपको छोड़कर जाना पड़ेगा क्या? बेटा ये तो प्रकृति का नियम है, हर बेटी को अपनी माँ का घर छोड़कर जाना ही होता है। ऐसे ही सविता अंकिता को समझाती है। वक्त गुजर जाता है। सविता अंकिता के लिए अच्छे लड़के की तलाश करना शुरू कर देती है। काफी जांच पड़ताल के बाद सविता को अंकिता के लिए अर्जुन नाम का एक लड़का पसंद आता है। अर्जुन भी अनाथ था। अर्जुन के माता पिता का देहांत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था, जिसके बाद अपना फैमिली बिजनेस अर्जुन ने अकेले ही संभाला था। ऐसे ही मंदिर में सविता अंकिता और अर्जुन की शादी करवाती है। इसके बाद दोनों सविता का आशीर्वाद लेते हैं और सविता बोलती है, खुश रहो मेरे बच्चों, भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचाए। अब तो बस मेरे जीवन में बस सुख ही सुख होगा।
क्योंकि अब मुझे अपनी पत्नी के साथ साथ एक माँ का भी प्यार मिलेगा। क्यों नहीं बेटा, कभी ये मत समझना कि तुम मेरे दामाद हो। मेरे लिए तुम मेरे बेटे जैसे ही हो। मैं जितना प्यार अपनी अंकिता से करती हूँ उतना ही तुमसे भी करती हूँ। ऐसे ही सब लोग घर पर आ जाते हैं, लेकिन अंकिता की शादी के बाद सविता अकेली रह जाती है। इसलिए अर्जुन अपनी सास को भी अंकिता के साथ अपने घर ले आता है। अब तीनों माँ बेटी और दामाद एक ही घर में रहा करते। ऐसे ही एक सुबह सविता सबके लिए नाश्ता बनाती है और सभी को आवाज देती है, अंकिता, अर्जुन, जल्दी से आ जाओ, नाश्ता रेडी है। अरे वाह माँ, नाश्ते में इतना कुछ, आज तो मजा आ जाएगा। हाँ, माँ बहुत टेस्टी खाना बनाती है, चक्कर देखो तुम। अब बोलते ही रहोगे क्या? जल्दी बैठो, मैं दोनों को खाना परोस देती हूँ। सविता जल्दी से दोनों को ब्रेकफास्ट करवा देती है। सभी लोग बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं, तभी सविता ने कुछ सोचा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर अर्जुन बोलता है, माँ क्या हो गया आपको? आप रो क्यों रही हो? बेटा, मैं चाहे तुम दोनों को कितना भी प्यार कर लूं, लेकिन हमेशा ये लोग मुझे अर्जुन की नकली सास ही कहेंगे। चाहे मुझे तू कितना भी प्यार कर ले, लेकिन मुझे वो ताना देंगे ही। माँ आप लोगों की चिंता क्यों करती हो? अरे ये असली नकली जैसा कुछ भी नहीं होता माँ, बस प्यार ही सब कुछ होता है। आप हमसे प्यार करती हो और हम आपसे प्यार करते हैं। आप हमारी माँ हो और हम आपके बच्चे, बस और क्या ही चाहिए। सही कह रहे हैं अर्जुन। और वैसे भी आप तो कहती हैं कि जन्म देने वाले से ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। तो यूँ समझ लीजिए हमारा सब कुछ है, हमारी माता, हमारे पिता भी, और हमारा जग संसार सब आप हो माँ। अपने दामाद और बेटी की बातें सुनकर सविता के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वक्त गुजरता चला जा रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। ऐसी एक दिन अंकिता की थोड़ी तबीयत खराब होती है और सविता उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब पता चलता है कि अंकिता माँ बनने वाली है। ये खबर सुनते ही सविता खुशी से झूम उठती है और अंकिता का माथा चूमते हुए बोलती है, बेटा, अब तुझे अपना जरूरत से ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि अब तू अकेली नहीं है। तेरे अंदर भी एक नन्ही सी जान है, उसका भी तुझे बहुत ख्याल रखना है, ठीक है? माँ, जब आप मेरे साथ हैं तो चिंता फिर किस बात की है। शाम को जैसे ही अर्जुन घर पर आता है, तभी सविता उसे अंकिता के प्रेग्नेंट होने की गुड न्यूज देती है, जिसे सुनकर अर्जुन खुशी से फूला नहीं समाता और बोलता है, अंकिता, आज तुमने ना मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी। थैंक यू सो मच। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन अंकिता अपनी माँ सविता से कहती है, माँ, ये जो मेरी गले में लॉकेट है ना, इसका धागा बहुत छोटा हो गया है और मुझे ना बहुत प्रेगनेंसी की वजह से घबराहट होती है। आप एक काम करो ना, इसे मेरे गले से निकाल दो। अंकिता के कहने पर सविता उसके गले से वो लॉकेट निकाल देती है, जिसे देखकर सविता बोलती है, बेटा, ये तेरे गले में बचपन से है। जब मैं तुझे अनाथालय से लाई थी, तब से ये तेरे गले में ही है। तूने कभी इसे खोल कर नहीं देखा। खोल कर? आपके कहने का क्या मतलब है माँ? बेटा, ये देख, ये लॉकेट खुलता है ऐसे। जैसे ही वो सविता लॉकेट खोलती है तो उसमें उसके पति की तस्वीर होती है, जिसे देखकर सविता हैरान रह जाती है। दोनों माँ बेटी को समझ नहीं आता कि आखिर अंकिता के गले में लॉकेट में सविता के पति की तस्वीर कैसे आई। शाम को जब अर्जुन घर आता है तो अंकिता और सविता उसे लॉकेट वाली बात बताती है, जिस पर अर्जुन बोलता है, माँ, इस बात की गुत्थी तो अब अनाथ आश्रम में ही जाके सुलझेगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ पता करता हूँ। अगले दिन अर्जुन सविता अंकिता को लेकर उसी अनाथालय में जाता है जहाँ से सविता ने अंकिता को गोद लिया था। वहाँ जाकर अर्जुन लॉकेट की जांच पड़ताल करने लगता है और पता चलता है कि अंकिता केवल 1 महीने की थी तब उसे अनाथालय में कोई एक नर्स छोड़ गई थी। इस बात को सुनकर सविता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अर्जुन अपनी जान पहचान से उस नर्स का पता लगाते हैं और उससे मिलने के लिए उसके घर पर जाते हैं, जिसके बाद वो नर्स बोलती है, सविता जी, उस रात आपका बच्चा मरा हुआ पैदा नहीं हुआ था। आपने तो एक बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया था, पर आपका पति नहीं चाहता था कि आपको बेटी मिले। उस रात आपके पति ने मुझे बहुत रकम दी थी। उन्होंने उस बच्ची को मेरे हाथों में देते हुए कहा था, मेरी पत्नी ने बेटी को जन्म दिया है, अरे हमारा खानदान आगे कैसे बढ़ेगा। मुझे बेटी बेटी नहीं चाहिए, इसको तू रख और मैं तुझे बहुत से पैसे दूंगा। बस तू एक मरी हुई बच्ची लाकर मेरी पत्नी को देकर कहती हो कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। उसके बाद तू जो चाहे इस बच्ची का कर, चाहे इसको मार दे, चाहे बेच दे, चाहे कुछ भी कर, मुझे उससे मतलब नहीं है।
बस ये बच्ची मेरी जिंदगी में दोबारा नहीं आनी चाहिए। उस आदमी ने इस नन्ही बच्ची को मेरी गोद में रख दिया। मैंने उस रात ही अस्पताल छोड़ दिया और उसकी डॉक्यूमेंट फाइल भी मैं अपने साथ ले आई, जिसमें उसके पिता की तस्वीर थी। उसी से मैंने ये लॉकेट बनाकर इसके गले में डाल दिया था और इसे अनाथ आश्रम में छोड़ आई। कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि वो आदमी भी चल बसा है। उसे उस बुरे काम का फल मिल गया था, पर तब से लेकर आज तक मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाई। ये सारी बातें जानने के बाद सविता और अंकिता और अर्जुन तीनों ही हैरान रह जाते हैं। अर्जुन बेटा, तू ना होता तो आज मुझे कभी नहीं पता चलता। जिस बेटी को मैं इतने सालों से पाल रही हूँ वो मेरी खुद की बेटी है। तू मेरा अपना दामाद है। मैं तेरी नकली सास नहीं हूँ, बल्कि मैं तेरी असली सास हूँ। हाँ माँ, आप मेरी असली सास हो और अंकिता की असली माँ। हमें ना माँ का प्यार सही मायनों में मिल जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ माँ। अब तो हमारे घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। अतीत की सच्चाई भी सामने आ चुकी है और हमारे घर बच्चा भी आने वाला है। माँ सच में मैं बहुत खुश हूँ। जिसका मैं हमेशा से सपना देखती थी वो पूरा हो गया। आखिरकार मुझे मेरी माँ मिल ही गई। ऐसे ही सभी लोग खुशी खुशी घर लौट आते हैं। अंकिता की प्रेगनेंसी का 8वां महीना आता है और सविता अपनी बेटी की गोद भराई की रस्म रखती है, जहाँ पर वो अपने सभी जानने वालों को बुलाती है। सभी लोग उस गोद भराई की रस्म में आते हैं और अंकिता को बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। तभी एक पड़ोसन बोलती है, इन दोनों के खुद के माता पिता को तो कुछ पता नहीं है और इस औरत ने माँ बन के इन दोनों की शादी कर दी और अभी इन्हीं के साथ रह रही है। इन्हीं के पैसों पर मौज ले रही है। अपनी नकली सास को ये असली दामाद उठाकर घर ले आया। उस औरत की बात सुनकर अर्जुन को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो बोलता है, आंटी जी, आपसे एक बात पूछता हूँ, ये असली नकली का फर्क करने वाली आप होती कौन हो? क्या आप कोई बहुत बड़ी अफसर हो जिसको इस बात का ठेका दिया गया है कि कौन असली है कौन नकली है वो इसका पता करे और सबको बताए? और ये मेरी असली सास है या नकली सास है, उससे आपको क्या मतलब? आंटी जी, मैं आपको 2 ऑप्शन देता हूँ। पहला ऑप्शन ये, आप हमारी खुशियों में शामिल हो जाइए और साथ मिलकर ना खुशियाँ मनाइए। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपने मेरी सास के बारे में एक भी लफ्ज बोला तो मैं ना आपकी जो इज्जत है ना उसका कचरा कर दूंगा। फिर आप इस घर से क्या इस मोहल्ले से बाहर निकल जाएंगी। इतना बोलकर अर्जुन उस पड़ोसन को वहाँ से भगा देता है। 9 महीने बाद अंकिता के यहाँ पर एक सुंदर सी बेटी का जन्म होता है और जिसके बाद सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।